क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी अपने पहले प्रोडक्ट से कभी मुनाफा नहीं कमाती? टेस्ला, आईफोन और यहां तक कि उबर, इनकी पहली कोशिशें सिर्फ सीखने के लिए थी, मुनाफा कमाने के लिए नहीं। तो क्या आपके बिजनेस को भी कई वर्जन की जरूरत है? आइए इस वीडियो में जानें कैसे सही रणनीति और धैर्य से आप अपने प्रोडक्ट को असली सफलता तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है बिल्ड। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे 3 जनरेशंस। आई रियली विश कि कल की क्लास में अगर अमन होते तो इसको बहुत अप्रिशिएट करते। कोई बात नहीं, कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्प होगी। 2 शब्द हमने कल कवर किए थे। अगर कोई भी आदमी फ्यूचर में बिलियनेयर टाइप का कुछ बनना चाहता है तो उसको ये 2 शब्द ज़रूर जानने चाहिए। कौन कौन से गौरी? COGS मतलब इसका था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और CAC मतलब कॉस्ट एक्विजिशन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो हमने बनवाया है, जो हमको बेचने वाले हैं, उसका कॉस्ट क्या है। जितना सिंप्लीफाइड लगता है ये उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 जाकर के वर्जन बनेंगे आपके प्रोडक्ट के, और इसको टाइम लग जाएगा कम से कम 6 से 10 साल। जब आप एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन हो, जैसे स्टीव जॉब्स जैसे लोग, तब जैसे आईफोन, आईपैड, इन सबको लगे हैं 6 से 10 साल। और अगर हम जैसे लोग हैं तो और 10-15 साल और जोड़ दीजिए। 9 सीखिए। तो उसमें 2 चीज़ें आपको वरी करना होगा, कंसर्न होना होगा। COGS, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो देखने में तो लगेगा कि अरे बड़ा यूनिक है, लेकिन पता नहीं है कि वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा। तो 3 जनरेशन्स का नाम बताया था टोनी फैडल ने। सबसे पहली जनरेशन का जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है नॉट रिमोटली प्रॉफिटेबल। दूर दूर तक उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, वो खाली मार्केट को चेक करने के लिए है कि वो सचमुच में कस्टमर उसको खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे। दूसरा स्टेज जब आप वर्जन 2 लेकर आएंगे, उसका नाम है मेकिंग यूनिट इकोनॉमिक्स और ग्रॉस मार्जिन, कि आपका यूनिट का इकोनॉमिक्स क्या होगा। आप फ़ोन बना रहे हैं, आप लैपटॉप बना रहे हैं, आप एक रैकेट बना रहे हैं, आप एक पेन बना रहे हैं, कोई भी सामान जो आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसका यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब वो कितने का बनाकर बेचेंगे आप, वो वर्जन 2 होगा। और वर्जन 3 होगा मेकिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स और नेट मार्जिन। अब पूरी की पूरी बिजनेस की इकोनॉमिक्स बनाते हैं, जहाँ पर अगर आपको फैक्ट्री प्लांट बनानी है, फैक्ट्री बनानी है तो क्या कॉस्ट आएगा, एम्प्लॉयज़ का क्या कॉस्ट आएगा। और एक बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है जो इवन इन लोगों को भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी बहुत सोचना पड़ता है, और वो है मार्केटिंग। तो COGS खास तौर से एटम्स के प्रोडक्ट में, जब कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना करके आप बेचते हैं तो उसके लिए COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर आप बिट्स का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो उसके लिए CAC कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ये कितने रुपए में आप कस्टमर्स को लेकर आएंगे। ये सारे बहुत मुश्किल सवाल है, और जो लोग भी इसको हल कर पाते हैं उन्होंने कई साल लगाए हैं। और अभी आप देखेंगे इसी में एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर का नाम बड़ा अजीब है, आसहोल्स, एक गाली दी गई है। लेकिन जो हम सोच रहे हैं या हम जो सोचेंगे उस चैप्टर से, ये वो नहीं है। उस चैप्टर को पढ़ करके मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया। तो 2 चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करने के लिए मैंने कहा है, COGS एंड CAC। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमारा क्या है, ये खोजिएगा। आज आगे पढ़ते हैं। आज होपफुली हम लोग टेस्ला तक पहुंच जाएंगे, टेस्ला की कार तक। उसके एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग पढ़ रहे हैं 3 जनरेशन्स। थोड़ा सा बताने से पहले मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा दूं। ये चार्ट, उसको बोलते हैं जेफरी मूर चार्ट। जेफरी मूर ने किसी भी प्रोडक्ट को, जब नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें 5 स्टेजेस हैं कस्टमर के। उन 5 का नाम है इनोवेटर्स। एकदम शुरुआत में जो लोग आते हैं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, ट्राई करने के लिए। उसके बाद आते हैं अर्ली एडॉप्टर्स, जो शुरू में। लेकिन रुकिए, नेक्स्ट स्टेज है अर्ली मेजॉरिटी, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी खाई है, कैज्म। और इसमें 90% कंपनीज गिर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं।
और जिस हिसाब से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, जितने पैशनेट और सीरियस हैं आप लोग अपने काम के लिए, मुझे लगता है आप लोग का फ्यूचर यही खाई है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैज़्म। इसके पहले, इस कैज़्म के पहले अर्ली मार्केट होता है, इस कैज़्म के बाद होता है मेन स्ट्रीम मार्केट, और फिर आते हैं अर्ली मेजॉरिटी, जब प्रोडक्ट लोग खरीदना शुरू करते हैं, कॉमन मैन। उसके बाद आते हैं लेट मेजॉरिटी, और लास्ट में आते हैं लेगार्ड्स। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब शुरुआत के जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो इनोवेटर्स के लिए और अर्ली एडॉप्टर्स के लिए बनाते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2। हम लोग बिज़नेस में कहते हैं प्राइमरी रूल क्या है? प्रॉफिट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, सर्वाइवल है। क्योंकि टोनी फैटल कहते हैं आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, फ़ायदा आने में कितना समय लगेगा? जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं 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 ज़्यादा। इसलिए आपको सर्वाइव करने के बारे में सोचना है हमेशा। आप शुरुआत में जब अपना पहला वर्जन लेकर आएंगे उसमें आप कोई पैसा नहीं बनाएंगे, और आपको अपने आप को री इन्वेंट करना होगा 3 बार। और आप देखेंगे अभी कुछ बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स तो कई बार री इन्वेंट होते हैं। अच्छा, फ़िलहाल आप लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, आप लोग अपने आप को ही प्रोडक्ट मान लीजिए कि आप लोग को खुद ही री इन्वेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी लायक बनेंगे कि आपको लोग वैल्यूबल समझें और आपको हायर करना चाहें। टोनी कहते हैं आप हो सकता है कोई बहुत बड़ा फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, कोई ऐप को छोटा मोटा ऐप बना रहे हैं, तब भी आप जानिए आपके प्रोडक्ट के 3 स्टेजेस होंगे। पहले क्रॉल करना, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चलना, उसके बाद वॉक करना, उसके बाद रन करना। ये मुझे नहीं पता था, अगर ये मुझे पता होता तो मैं सेजल से अलग तरीके से बात करता, प्रशांत से अलग तरीके से बात करता, और अब हम लोगों का जो सेंथिल हमारा फ्रेंड है जो बना रहा है ऐप, उससे अब मैं अलग तरीके से बात करूँगा, जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो अलग होंगे। अब कोई हार्डवेयर का लॉन्च करें या कोई ऐप का लॉन्च करें, उतना ही लंबा लगेगा टाइम। कितना लंबा? जितना आप सोच रहे हैं। जिन प्रोडक्ट्स के भी आप फ़ैन हैं, जो भी चीज़ है जिसको भी आप पसंद करते हैं, हो सकता है आप H&M के कपड़े पहनते हो या कोई मोबाइल बड़ा पसंद हो आपको, उन सब चीज़ों के लिए उन कंपनीज़ ने टाइम लिया है इवॉल्व करने के लिए, बदलने के लिए। कस्टमर्स की फीडबैक ली है, और हर एक पॉइंट जो कस्टमर की जर्नी, उस प्रोडक्ट को देखना, उसको खरीदना, उसके बाद उसकी कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना, इन सब चीज़ों पे उन्होंने क्या खर्च किया है? टाइम खर्च किया है। मुझे नहीं लगता था ये चीज़, मुझे लगता था बस एक बार प्रोडक्ट बन गया तो फाइनल प्रोडक्ट है वो। और इसके अलावा कस्टमर्स भी आपको पहचानते नहीं हैं। हम लोग जब किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो हमको टाइम लगता है उसको जानने में। हमने एक एम्प्लॉय को यहाँ से रखा था, फिर उसको भेज दिया था किसी और जगह पर, उसको मना कर दिया था, वो जाके दूसरे लैब में जॉब कर रहा था। कल डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको वहाँ से हटा दिया। तो हम किसी एम्प्लॉय के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। ऐसे ही कस्टमर्स को भी आपकी कंपनी के बारे में जानने में टाइम लगेगा। वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं, तो पहले आपके प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि वो वर्थ इट है या नहीं है। इवन इफ अगर वो सस्ता या फ्री हो तब भी वो आदमी डिसाइड करने के लिए ट्राई करेगा। ये जो आपका एडेप्टेशन कर्व है ये बहुत लंबा टाइम का पहाड़ है, 10 साल का पहाड़ है। आज हम सब एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को तो याद भी नहीं है कि कभी एंड्रॉयड के अलावा कोई और फ़ोन आया भी था। हम लोग लेगार्ड्स हैं, तो हम सब उस लंबे पहाड़ पे एडेप्टेशन कर्व, कौन सा एडेप्टेशन कर्व, उसके 5 स्टेज को हमको क्रॉल करा के जंप कराया गया है। आपका फेवरेट आईपॉड जो कि आया मार्केट में, बहुत पैसे कमाए, उसके बाद ख़त्म भी हो गया। आज आईपॉड नहीं बिकता। आईपॉड को 3 जनरेशन लगे 3 साल में, इससे पहले कि वो प्रॉफिटेबिलिटी निकालता, प्रॉफिटेबल यूनिट इकोनॉमिक्स, वो एक आईपॉड बनाने में और उसमें से प्रॉफिट बनाने में 3 साल लगे और 3 जनरेशन लगे। द सेम स्टोरी विथ आईफोन। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कितनी जनरेशन तक का बनना चाहिए? हमारे प्रोडक्ट्स अभी आईफोन कौन सा जनरेशन चल रहा है? 14th। अगर आपका सक्सेसफुल प्रोडक्ट है तब तो हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन चला लो, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट्स भी रिप्लेस हो जाते हैं। बिल्ड करते हैं ना अपने आप को, इसीलिए तो 14 जनरेशन तक पहुँचे हैं। देखिए, आईफोन ने रिप्लेस किया आईपॉड को, लेकिन उसके बाद आईफोन को रिप्लेस करने वाला अभी कोई नया प्रोडक्ट नहीं आया है।
ना तो एप्पल में, ना ही तो कोई और कंपनी में। मैं ये कह रही हूँ, जैसे मान लीजिए अगर वही आईफोन चल रहा होता अभी तक 14 साल से, तो ऐसे थोड़ी चल पाता। उनका अलग अलग वर्जन आता है नया नया, इस वजह से तो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो सबसे पहला आईफोन आया था वो खाली अर्ली एडाप्टर्स के लिए था, उसमें कोई 3G नहीं था, उसमें कोई ऐप स्टोर नहीं था, और उसका जो प्राइसिंग मॉडल था वो एकदम गलत था। और स्टीव जॉब्स ने किसी को भी, चाहे शुरुआत के लोग हों चाहे उनकी कंपनी के लोग हों, कभी भी ये फ़ोन को सब्सिडाइज नहीं किया। ये नहीं कहा कि चलो तुम लोग शुरुआत के लोग हो तो चलो फ्री में दे देते हैं या सस्ता कर देते हैं, ना। वो चाहते थे कि लोग शुरू से वैल्यू करें इसको। लेकिन स्टीव जॉब्स के हिसाब से आईफोन एक ऐसा चीज़ है जो इस कैज़्म को क्रॉस करेगा ही करेगा। कैज़्म क्या है? जहाँ पे कंपनी जाके फेल हो जाती ख़त्म हो जाती है। 90% कंपनीज फेल होती हैं। ये स्टीव जॉब्स को पता नहीं कहाँ से लग रहा था कि ये कैज़्म को क्रॉस करेगा ही करेगा। ये टेल इवेंट था स्टीव जॉब्स के हिसाब से। स्टीव जॉब्स जब चला गया इस कंपनी से तो बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज़ को लोगों ने नहीं खरीदा, इन लोगों ने, एप्पल ने। आज जब आप लोग अपने उसके लिए गए थे पासपोर्ट के लिए, तो आपने डिटेल्स पर बिल्कुल काम नहीं किया था। तो जो आदमी डिटेल्स पर काम नहीं करेगा उसका प्रोडक्ट शुरू से मान लीजिए कि फेल है। आप कोई भी काम करते हैं, ट्राई टू थिंक एंड वर्क इन डिटेल्स। तो स्टीव जॉब्स कहते हैं अगर डिटेल्स को आपने सही कर लिया तो ये प्रोडक्ट क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, मान लीजिए किसी तरह से आपने अपने प्रोडक्ट को कैज़्म से क्रॉस करवा लिया, जैसा कि अभी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनका प्रोडक्ट कैज़्म को क्रॉस कर चुका है। उसके बाद भी प्रॉफिट कमाना आसान नहीं है। प्रॉफिट कमाना बहुत बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब आप लोग सोचते हैं कि मैं अपना बिज़नेस करूँगा, तो मुझे लगता है जैसे कि एक छोटा बच्चा बोल रहा है मेरे पंख बन जाएंगे और मैं हवा में उड़ूँगा। आज इंटरनेट की वजह से ये कन्वेंशनल विजडम कि पैसा कमाना बहुत बहुत मुश्किल है, इंटरनेट की वजह से बहुत बिगड़ गया है ये आइडिया। हालांकि आइडिया अभी भी सच है, पैसा प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट में पैसा बनाना आज भी मुश्किल है, लेकिन इंटरनेट की वजह से एक बहुत घपले वाली चीज़ हो गई है। क्या हुआ? जैसे आपकी कंपनीज़ हैं इंस्टाग्राम जो आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ऊबर, इन्होंने 5 या शायद 10 या उससे भी ज़्यादा जनरेशन्स आई है इससे पहले कि वो अपना जान सकें कि कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे प्रॉफिट आएगा। और आज भी बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको पता ही नहीं है बहुत बड़ी, उन्होंने कैज़्म को क्रॉस कर लिया है, मेन स्ट्रीम में प्रोडक्ट आ गया है, मासेस यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता क्या पैसे कैसे आएंगे। और क्यों ये कंपनी सर्वाइव कर रही है बिना पैसे बनाए? क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा जायंट पूल पैसे का है। वो पैसा कहाँ से आया है? फंडिंग। वीसी फंडिंग। कौन सी फंडिंग शीश? वीसी मतलब वेंचर कैपिटल। कितने वीडियो बने अभी तक? कितने वीडियो बने? आप तो जॉब करते हैं, आपको तो जानने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपके हिसाब से तो सबको माफ़ कर देना चाहिए अगर वीसी के कितने वीडियो नहीं पते तो। कोई बात नहीं, वैसे भी इतने इंपॉर्टेंट क्लासेस नहीं है ये, स्कूल्स के क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका ध्यान रखिएगा। वीसी का पैसा वैसे भी हम लोग को नहीं मिलने वाला, उनके बारे में खाली हम लोग पढ़ेंगे और बाद में पढ़ना भी छोड़ देंगे, बिकॉज वो इंटरेस्टिंग है ही नहीं। हम खाली वीसी फंडेड कंपनीज़ को यूज़ करेंगे और बाद में नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। नहीं, मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, मैं सीरियसली अपने आप को इस उम्र में डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर मुझे किसी वीसी को समझना हो, इनफैक्ट मैंने तो अपने ऐप में एक वीसी का वो बनाया है पेज, और जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उन वीसीज़ का नाम तो कम से कम रख लूँ ताकि मैं अगर उनको कांटेक्ट करना चाहूँ तो कर सकूँ। जो भी नई कंपनीज़ को फंडिंग मिलती है तो किसने फंडिंग लिया और किसने दिया, अगर आप उनको जानते हैं तो आप उनको मेल कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम इसके ऊपर 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं और अब ये प्रोडक्ट मार्केट फिट उसको मिल चुका है, आप चाहें तो उसमें फंडिंग कर दें। तो मैं तो ये कर रहा हूँ, आपकी आप जाने। ये मत सोचिएगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे वीसी पैसा देगा कि नहीं देगा। आप जब सोचना शुरू करते हैं तो यू आर वन ऑफ द कैंडिडेट्स, यू कैन बी। तो वीसी फंडिंग है, और बहुत बार तो ये वीसी फंडेड कंपनीज़ और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ खरीद लेती हैं उनको। ये वो कंपनीज़ हैं जिनको वीसी फंड करते हैं, ये बोलते हैं ठीक है पैसा बाद में कमा लेंगे, सबसे पहले हमको क्या ठीक करना है? प्रोडक्ट मार्केट फिट। ये क्या होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट? मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट का एग्जैक्ट मतलब ये है कि कस्टमर को लगे कि इससे अच्छा तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं यूज़ करने के लिए।
मतलब उनको चाहिए ये प्रोडक्ट। एक तो चाहिए, प्लस उसको यूज़ करना बहुत आसान है। आज अमेज़ॉन से बुक ऑर्डर करना मेरे लिए इतना आसान है कि मैं दुकान में जाकर ख़रीदता भी नहीं हूँ। ये अमेज़ॉन की प्रोडक्ट मार्केट फिट है। किताबें इकट्ठी करना, वेयरहाउस बनाना और अपने ऐप को इतना अच्छा बनाना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। और जैसे आपने कहा, और ये लोग बोलते हैं कि एक तो प्रोडक्ट मार्केट फिट हम बना रहे हैं और दूसरा यूज़र बेस बना रहे हैं कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं। उससे भी वेंचर फंडिंग ज़्यादा मिलती है और यूज़र बेस से भी आपकी कंपनीज वैल्यूएट करती हैं। आपके बड़े बड़े जो लोग पैसे लगाते हैं वो वैल्यूएट करते हैं आपकी कंपनी को। लेकिन ये जो मैंने बताया VC वगैरह, ये सबके लिए नहीं है। टोनी कहते हैं इसका मतलब ये है कि आप इस कायज़म में कूद जाते हैं, डूब जाएंगे आपकी कंपनी। लेकिन आप क्या करते हैं, आप धीरे धीरे डॉगी पैडलिंग करते हैं। जैसे अगर कोई कुत्ता, कोई जानवर समंदर में गिर जाए तो धीरे 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 समंदर में अपने आप को सर्वाइव करता है जा करके किसी आइलैंड पे पहुंचने के लिए। ऐसे ही बेचारी फेसबुक जैसी कंपनीज़, इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज़ डॉगी पैडलिंग करके प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम VC के पैसे से अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बना लेंगे। कोई भी कंपनी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, आराम से ख़त्म हो सकती है। कुछ साल पहले, हम लोग को पता नहीं है, ढेर सारे बड़े बड़े शहर भर गए थे स्कूटर्स से और बाइक शेयरिंग कंपनीज से। मतलब आप जाइए, ऐप में लॉगिन करिए और एक बंदा आपके वो पास आ जाएगा बाइक शेयर के लिए। आप तो यूज़ करते भी हैं वहाँ पे ना। और आप देखिए तो हर जगह पर रिक्शे की जगह पर बाइक आ रही है। आप ऐप में क्लिक करिए और बाइक आ गया, रैपिडो टाइप की। और ये सब यही कह रही थी यार, मार्केट शेयर क्या होता है। मार्केट शेयर कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास होना चाहिए, जल्दी से जल्दी। ये लोग यही कर रहे थे, खूब पैसा लगा के। इनके पास काफ़ी पैसा था, तो जो भी बाइक्स मिलती थी मार्केट से उनको ख़रीद लेते थे और अपना कंपनी को, प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर रहे थे, फैला रहे थे। लेकिन ये कंपनीज कभी भी खुद को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाई। ये बेचारी V2 वर्जन तक पहुंची ही नहीं और V3 तक तो ऑब्वियसली नहीं गई। जब तक ये फिगर आउट करती हैं कि कैसे प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आए, इनके पास जो एंडलेस पूल ऑफ मनी था, एंडलेस पूल ऑफ मनी, वो ख़त्म हो गया। अब नई कंपनीज आ रही हैं। आपने सुना होगा ओला अपनी स्कूटर लेकर आ रहा है। क्यों? ओला बाइक आ रही हैं, रिचार्जेबल बाइक आ रही हैं। क्यों? इसके पहले की जो प्रेडिसेसर कंपनी थी वो जो ख़त्म हो गई, फ्लेम आउट हो गई। फ्लेम आउट समझते हैं क्या होता है? आप माचिस जलाइए तो माचिस कब तक जलेगा? फिर खत्म हो जाएगी फ्लेम, जब तक उसको खा नहीं जाएगा। तो जो भी आपके पास पैसा है जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। इन लोगों ने देखा कि भैया देखूँ पहला वर्जन रैपिडो की आ रही है या स्कूटर्स की आई है, देखें क्या होता है। फिर कंपनी ख़त्म हो गई। तो जब नई कंपनी आई तो नया अप्रोच लेकर आ रही हैं। ये लोग दो चीज़ों के बारे में बहुत सीरियसली सोच के काम कर रहे हैं। सबसे पहला कि किस मार्केट में घुसना है और दूसरा किस टाइप की बाइक्स लें। इनको बहुत बहुत ड्यूरेबल बाइक्स और स्कूटर्स चाहिए। क्या चाहिए? ड्यूरेबल बाइक्स और स्कूटर्स, मतलब जो लंबे समय तक चल सके, जो कई साल तक चल सके। ये लोग बहुत सोच समझ करके अपने पैसे को खर्च कर रही हैं ताकि ये समझ सकें यूनिट इकोनॉमिक्स को। किसको? यूनिट इकोनॉमिक्स को। और किस तरह से सोच रही हैं? एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल्स में। किस तरह से? एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल्स। आपका दोस्त कह रहा था ना आज कि जैसे आप होमवर्क का लिस्ट बनाए, आपने डिटेल्स लिखना शुरू किया है। अगर आप इस डिटेल से काम करते हैं तो बहुत जल्दी लखीमपुर में तो आप वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हो ही जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हो जाएं आप। लेकिन इसलिए क्योंकि आप एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल्स पे काम कर रहे हैं। आपका दोस्त बोल रहा है अगर इतने डिटेल पे हम काम करेंगे तब तो भैया हमारी पूरी रजिस्टर भर जाएगी। बिल्कुल सही कहा, भर जाएगी। लेकिन वो रजिस्टर के साथ साथ उसका ब्रेन भी भरेगा, उसकी IQ भी बढ़ेगी। एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल्स। अगर आप डिटेल्स पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं रास्ते में नहीं हैं। आप इस तरफ हैं, शादी कर ली, लड़की हैं तो हाउसवाइफ, लड़के हैं तो पापा मम्मी कमा के दे देंगे। तो एक तरफ तो वो कंपनीज हैं जैसे एप्पल टाइप की हैं या गूगल टाइप की हैं जो ध्यान देती हैं एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल्स पे। और बाकी लोग कौन हैं? उनको लोग बोलते हैं पैसा आ गया या इनके पास पैसा है। और जैसे कोई मछुआरा जाल फेंकता है
और सोचता है चलो मछलियाँ फंस जाएंगी। ऐसे ये लोग भी हैं, पैसा फेंक दिया मार्केट में, क्या पता बिजनेस हो जाए। लेकिन ये कंपनी सर्वाइव नहीं करती। कौन सी कंपनी सर्वाइव करती हैं? लेज़र फोकस ऑन फ्यू की डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट्स। लेज़र फोकस, एकदम ध्यान से कुछ कुछ खास चीज़ों पर जो आपके मेट्रिक्स हैं। क्या है? मेट्रिक की मेट्रिक। जैसे यूट्यूब ने ध्यान दिया व्यू मिनट्स पर, वॉच टाइम पर। ऐसी ही एक कंपनी है, उसका नाम है TESLA, टेस्ला। शुरुआत के दिनों में टेस्ला कार कैसे बनाते हैं इस चीज़ पे फोकस था। उनको ये जानना था कि अलग अलग पार्ट्स कार के क्या होते हैं। बाकी सब चीज़ों के बारे में चिंता करना छोड़ ही दिया। उनके पास कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं था कि आप फ़ोन करके पूछ सकें तो कस्टमर आपको गाइड कर सके। इसलिए मान लीजिए आपकी टेस्ला में कोई प्रॉब्लम हो तो उनके पास एक नंबर था, आप फ़ोन कर दीजिए, बताइए कि हमारी टेस्ला में खराबी है। वो आते थे, आपकी कार लेके चले जाते थे। तो आपके पास कार है ही नहीं, कब तक? पता नहीं कब तक, बस बिना कार के हो गए। और ये बड़ी किस्मत की बात थी कि टेस्ला सिलिकॉन वैली में था, और सिलिकॉन वैली में ढेर सारे अर्ली एडॉप्टर्स हैं। टोनी फेडल के एक फ्रेंड ने शुरुआत का टेस्ला रोडस्टर खरीदा, V1 वर्जन 1। आप ये कह सकते हैं बस एक बिजली के उपज से चलने वाला एक मशीन टाइप का था। लोगों का मतलब नहीं समझ आया। कोई, मुझे भी नहीं मालूम यार। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद से कुछ बनाया था, कोई मार्केट से सामान लिया, पार्ट्स लिया, उसको अरेंज करके इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे थे। लेकिन उसके अंदर टेस्ला का एक बहुत खास कोर फीचर था जो खाली टेस्ला में था। उसको बोलते हैं रीजेनरेटिव ब्रेक्स। क्या बोलते हैं? रीजेनरेटिव ब्रेक्स। जितनी बार भी आप ब्रेक दबाएंगे आपकी कार की बैटरी चार्ज होती है। ऐसा कुछ यूनिक एल्गोरिथम बनाया था, मशीन बनाई थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि बोलते हैं मेरा दोस्त पहाड़ों पे रहता था, वो माउंटेन में जाता था, अपनी रात को कार प्लग कर देता था चार्ज होने के लिए। और जब बेचारा नीचे आता था तो नीचे आते समय तो ब्रेक की बहुत कम ज़रूरत होती है, इसलिए वो ज़बरदस्ती ब्रेक दबाता था ताकि उसकी बैटरी चार्ज हो जाए। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम थी टेस्ला के साथ। टेस्ला को अपनी ब्रेक करना और चार्ज करने वाला एल्गोरिथम को ठीक करना था ताकि उनकी कंपनी उस कैज़म से बच सके, क्रैश होने से बच सके। तो लेकिन मेरे फ्रेंड को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो क्या था? अर्ली अडॉप्टर। वो पागल था उसके लिए, टेस्ला कार के लिए। उसको रोडस्टर पसंद थी। उसकी कार घर पे कम रहती थी, दुकान में ज़्यादा रहती थी। बोलता तो कोई बात नहीं यार, साल में अगर 100 दिन भी चला लिया, 200 दिन तुम्हारे पास है, कोई बात, मेरी रोडस्टर है। और धीमे धीमे टाइम ऐसा आ गया था कि जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो कॉल सेंटर पे कॉल नहीं करता था, सीधे इंजीनियर को फ़ोन करता था, यार आ जा यार। उसकी दोस्ती हो गई थी इंजीनियर से, टेस्ला के इंजीनियर से। जो शुरुआत के एडॉप्टर्स होते हैं, अर्ली एडॉप्टर्स, उनको पता है यार ये वर्जन 1 है, इस पर दिक्कत होती है। जैसे मुझे लगता है आप लोगों को देख करके कि आप लोग वर्जन 0 है, अभी 1 के लायक भी नहीं है। बल्कि अर्ली एडॉप्टर्स ये भी जानते हैं कि आप वर्जन 1 में तो वो सब चीज़ें डाल भी नहीं सकते जिसके बारे में प्लान कर रहे हैं। प्रोडक्ट और कस्टमर बेस धीमे धीमे इवॉल्व होता है। क्या इवॉल्व होता है? प्रोडक्ट और कस्टमर बेस। आपका प्रोडक्ट भी इवॉल्व होता है और कस्टमर बेस भी। आप शुरू में सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर आपको लगता है ना 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 ना, हम खास टाइप के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, जो लोग एक्चुअली मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इसके अलावा 2 चीज़ें और बढ़ती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। आपके बिजनेस में चैलेंजेस, मुश्किलें, और आपके बिजनेस के इन्वेस्टमेंट भी मुश्किलों से भर जाते हैं। और इन सब प्रॉब्लम को कौन टैकल कर पाता है? नोबडी। कोई टैकल नहीं कर पाता। ना ही तो स्टार्टअप टैकल कर पाती है, ना ही तो बड़ी कंपनी। और इसीलिए, सुनिए ध्यान से, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज प्रेफर करती हैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को खरीदना, जिसने 6 साल 10 साल तक काम करके प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर लिया है, वर्जन 1 वर्जन 2 बना लिया है, तो वर्जन 3 के लिए वो लोग खरीद लेते हैं। ये एक्सीडेंट नहीं है। एक तरह से ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये सोचिए इस टाइप का है जैसे एक शहर में 100 बच्चे पैदा हुए, 100 में से 99 बच्चे या 95 मरने वाले हैं, तो उनको मरने दिया। उसके बाद 5 बचे, उसमें से एक बच्चा ऐसा है जो कि चैंपियन बनने वाला है, तो जब वो चैंपियन बन गया उसको खरीद लिया, उठा लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसका नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे। आप लोग प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे फिलहाल, बट प्रोडक्ट का अगर लाइफ साइकिल पता है इस तरह का, तो आप बहुत बड़े एडवांटेज में हैं।
बहुत बड़े एडवांटेज में। ये ऐसा है जैसे कि मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैं जा रहा था सीधे, अब मुझे मालूम पड़ गया लेफ्ट जाना है, नहीं तो मैं सीधे जाता, धड़ाम से कहाँ गिरता, कायज़म में, कायज़म में पैसा होने के बावजूद भी कायज़म में गिरता। और इसीलिए सुनिए लास्ट एक पॉइंट, इसीलिए ज़्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, दवाई की दुकान, होटल, कपड़े की दुकान, मोबाइल की दुकान। क्यों? बिकॉज उन प्रोडक्ट्स का पहले से ही क्या हो रखा है, प्रोडक्ट मार्केट फिट पहले से हो रखा है, इजंट इट्स न्यू।